नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन बाकी सियासत की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट देखी जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल ज़रदारी भुट्टो बहुत जल्द अमेरिका के दौरे पर चले जाएंगे। वो अमेरिका कब जाएंगे उसका एग्जैक्ट तारीख का तयन तो अभी तक नहीं हो सका, लेकिन अखबारी जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, बेतहाशा वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, उससे यही अंदाज़ा होता है कि 10 जुलाई के बाद वो जाएंगे। और इस वक्त मुराद अली शाह साहब या तो जा चुके हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर, या अमेरिका वो जाने वाले हैं। और याद रहे कि जून के महीने में भी, छठे महीने में भी, अब से कुछ हफ्ते पहले भी मुराद अली शाह साहब अमेरिका गए थे। वहाँ उन्होंने क्या मुलाकातें की, यही बताया गया कि उनका दौरा जो है वो निजी नौयत का था, प्राइवेट था। किससे उनकी मुलाकात हुई, किससे नहीं हुई, इसके बारे में कुछ पता नहीं। बिलावल ज़रदारी भुट्टो अमेरिका में क्या करेंगे, किससे मुलाकातें करेंगे, क्या वहाँ के सरकारी ऑफिशियल से, जो बाइडन की टीम से उनकी मुलाकात होगी। ख़ुद उन्होंने इस्लामाबाद में एक जगह पर बात करते हुए कहा कि उनकी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन से मुलाकात नहीं होगी। ये बात थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि अमेरिका के सदर के साथ अपोजिशन लीडर किसी का मिलना इतना आसान होता भी नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हुक्मरान जमात जो है रद्द-ए-अमल दे रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है बिलावल भुट्टो के के दौरे को शक की निगाह से देखती है। और यूं डॉक्टर शहबाज गिल ने इस खतरे का, अपने खदशे का इजहार किया। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम। जो हम फोन लाइन पे हैं मेरे साथ। और अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, बिलावल ज़रदारी भुट्टो के अमेरिका के दौरे की क्या नौयत है? डॉक्टर मईद शुक्रिया। एक तो ये जो एडवाइजर साहब की आप अभी चला रहे थे ये फुटेज या आवाज सुना रहे थे, वो किसी संजीदा बंदे की बात करें तो मैं उस पर ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकूंगा। उनका काम तो खैर लोगों की पगड़ियां उछालने के अलावा और कुछ नहीं है, उनकी असाइनमेंट ही है। लेकिन मुझे आपसे तो हैरानगी है, आप तो बड़ा पढ़े लिखे और वेरी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। आपको तो पता है और होना चाहिए कि बिलावल साहब वक्त क्यों जा रहे हैं। जिस तरह की हर्जा सराई की गई है और जो इंतहाई घटिया इल्जामात लगाने की कोशिश की गई है, तो वो बंदा जिसके नाना और वालदा की सारी तारीख खुली पड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी हैं, और वो ना अमेरिका से न किसी और मुल्क से, ना उनको किसी जगह जाके अपनी सीवियां देने की जरूरत है। जिसकी सीवी में पीपल्स पार्टी हो, ज़हीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हो, बीबी शहीद का नाम हो, उसकी सीवी को किसी को दिखाने की जरूरत है। लेकिन मुझे माजरत के साथ कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, आपको पता है बिलावल साहब एक येलो स्टोन नामी ऑर्गेनाइजेशन है, या एक अजलास होता है हर साल, वो अजलास करते हैं। ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक जैली बॉडी है, और इसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ लीडर्स को और उनके सरबराहान ममलिकत को या सरबराहान हुकूमत को इन्वाइट किया जाता है, और ये बाई इन्विटेशन होता है। पिछले साल ये वर्चुअल मीटिंग थी, पाकिस्तान से 2 या 3 लोगों को इन्वाइट किया गया था पिछले साल भी, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी, और ये इस साल मीटिंग हो रही है। लिहाजा बावजूद कश्मीर के इलेक्शन के वो इसकी अहमियत के पेश नजर उसमें जा रहे हैं। उसके ऊपर ये बात कि जी मैं हूं ना भला ना, मतलब मैं क्या करूं, मैं वो जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आजकल बहुत। कायरा साहब ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इतना क्यों फिर इससे तशवीश क्यों हो रही है हुक्मरान जमात को? अली मोहम्मद खान साहब क्या वजह है? तो है नहीं, तशवीश नहीं है डॉक्टर साहब, तशवीश नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ इसको तसल्ली से चेक कीजिए। ये 2-3 महीने कबल की इन्विटेशन थी, इसमें प्लान होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है दुनिया के इकोनॉमिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, और बाकी बातें जो उधर से की गई है या जो उधर से हर्जा सराई हो रही है या जो फजूल किस्म की कैसी गुफ्तगू है जिसको
सेंसिबल गुफ्तगू तो नहीं मैं कह सकता, उसमें कोई अगर बात हो तो जरूर, इल्जाम लगाना हो तो उसका कोई ना कोई असर तो होना चाहिए, उसके पीछे कोई बात तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सवाल था इसलिए मैंने जवाब दे दिया। अब ऐसा है कि अखबारों की रिपोर्ट्स में ये भी लिखा कि शाजिया मरी साहिबा ने भी ये कहा है कि हुक्मरान जमात जो है वो बिलावल भुट्टो के अमेरिका के दौरे से बहुत परेशान नजर आती है। तो मतलब आपके लीडरान भी कमेंट्स कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि सियासी बयानबाजियां तो अपनी जगह चलती रहती हैं, वो उन्होंने उधर से बयान दिया, उन्होंने उधर से बयान दे दिया, लेकिन मैंने आपके सामने फैक्ट नरेट। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, बड़ा आपने इन्फॉर्म कर दिया। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजह है अगर येलो स्टोन की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं, 3 महीने से इन्विटेशन आया हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर के फिर मीडिया स्पोक्स पर्सन, उनके कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजी के पार्टी टीम मेंबर हैं, उन्होंने ये क्यों कह दिया कि बिलावल भुट्टो अपने आप को अमेरिका को सेल करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे मौके पर, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिकन बेसिस? क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। बहुत शुक्रिया। ये जो एक इशू सा बन गया है इससे पिछले 4-5 दिनों में, मेरे ख्याल में इसको अगर आपने सही इसकी जांच करनी है तो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन की बजाय इसकी जो मारूजी हालात हैं और जो एक इसका तारीख़ी पस मंज़र है और जो उसके बाद मुस्तक़बिल में जो फैक्ट सामने आएंगे, तीनों पे मैं एक मिनट में बात कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना हो। मारूजी हालात, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है और जो उन्होंने कैटेगोरिकली नो मोर कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई अपना नहीं देंगे, कोई अड्डा वगैरह नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी सरज़मीन किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ मज़ीद यूज़ नहीं होने दी जाएगी। और हम आम लफ्ज़ों में जो कहते हैं ना हम कि किसी के कराए के एक फ़ौजी का या कराए के कातिल का या एक कराए के किसी भी काम करने वाले का किरदार मज़ीद कोई भी नहीं अलाउ करेगा पाकिस्तान में। हमने करते रहे हैं माजी में, ये बदकिस्मती से मिसालें मौजूद रही हैं कि एक तरफ से ड्रोन अटैक्स होते रहे और दूसरी तरफ से टेसिट अप्रूवल था। चले जो भी उस वक्त की मजबूरियाँ कमज़ोरियाँ थी उस वक्त की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, उस पर नहीं बात करते, हम आइंदा की बात करते हैं कि आइंदा हमने क्या करना है। पाकिस्तान वुड नॉट बी लाइकी टू एनी सुपर पावर। हाँ, हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे अगर आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, हमारी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी एक इंपॉर्टेंस है जिसका हमें एहसास है, हम और एग्जेजरेट नहीं कर रहे लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करते, नंबर 1। तो इस तरह से जब एक मजबूत स्टैंड लिया है, उन हालात में अचानक बिलावल साहब का ये उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आना कि वो जा रहे हैं, तो खदशात आईब्रोज रेज हुए। अब इसमें जिस तरह कायरा साहब फरमा रहे हैं कि 3 हफ्ते पहले की कोई, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 माह पहले से इन्विटेशन आया हुआ पस मंजर है उसको, जी जो तारीखी पस मंजर है उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा फैक्चुअल पे आ जाता हूँ कि वाज़े होगा बिलावल साहब के अमेरिका जाने के बाद उनकी एंगेजमेंट से, क्योंकि वो ज़ाहिर है चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, तो उनकी वहाँ मूवमेंट्स कोई ढकी छुपी तो नहीं होंगी और मीडिया की भी उन पर नज़र होगी। तो अगर वो जो शेड्यूल्ड उनकी इन्विटेशन है, अगर वहाँ पे जाते हैं और वो सारा होता है वो तो चले नॉर्मल होगा, लेकिन अगर वहाँ कोई मुलाकातें होती हैं फिर उसमें ज़रूर सवाल उठेंगे। अब यहाँ पे तारीख़ी पस मंज़र बीच में आता है और वो ये है कि बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता जो कायरा साहब ने भुट्टो साहब के, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बात की है, लेकिन ये भी एक हकीकत ज़रूर है कि 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा 2 दफ़ा मुल्क से बाहर एग्ज़ाइल में रहीं, एक ज़िया साहब के ज़माने में और एक सेल्फ एग्ज़ाइल उनका मुशर्रफ साहब के ज़माने में। डॉटर ऑफ द ईस्ट में ख़ुद इस बात का वो इकरार करती हैं अपनी किताब में कि वहाँ उनके राब्ते रहे। ज़ाहिर है एक एग्ज़ाइल में लीडर थी, पॉलिटिकल एजाइलम सॉर्ट ऑफ लिया हुआ था, तो उनके राब्ते वहाँ एक कुदरती अमर था, लेकिन बहरहाल रहे। लेकिन दूसरी बार जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो बाहर रहीं तब भी उन्होंने एंगेज किया, कैपिटल हिल से एंगेज किया, वहाँ उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो उनकी है और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनके राब्ते और उनके इवन यहाँ तक के ईमेल्स के भी राब्ते और लॉबिंग और मुख्तलिफ लॉबियस्ट को हायर करना, तो अमेरिका का एक फैक्टर पाकिस्तानी सियासत में बदकिस्मती से रहा है। तो इन तनाज़ुर में बिलावल साहब का जाना थोड़े से आईब्रोज और थोड़े से शकूक शुबहात ज़रूर हैं। अब ये देखना होगा कि वहाँ उनकी इंगेजमेंट्स किस नौयत की हैं और वो वहाँ उससे किस तरह का तासुर लिया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं और कोई भी अगर किसी जमात का लीडर जाता है तो इस तरह के सवालात होना वो एक कुदरती अमर है और मैं समझता हूँ कि हक बजाने में हम अपना सवाल उठाने में। साहब को आने दीजिए। हाँ,
ठीक, कार साहब वो समझते हैं कि एंगेजमेंट्स क्या होंगी बिलावल भुट्टो की अगर कोई सिंबॉलिक मीटिंग करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हैं, लीडरशिप से मिलते हैं, वहां से तय होगा कि मकसद क्या है? डॉक्टर मुईद, पहली गुजारिश तो ये है, मैं इस पर जरा बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी तफसीली इल्जामात लगाए हैं अली मोहम्मद साहब ने, उनकी वजाहत बड़ी जरूरी हो गई है। पहली बात यह है कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यू नो मच बेटर देन मी, कि वहाँ सारे ममालिक और मुख्तलिफ लोग उस गवर्नमेंट के साथ अप्रोच में, गवर्नमेंट हुकूमतें, बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान अपने लॉबिस्ट एंगेज करती है, दूसरे लोग भी करते हैं। माजी में ये होता रहा, ये एक अलग दास्तान है। बीबी शहीद जब मिली, उन्होंने बाकायदा ओपनली उस दौर में भी कहा, उनकी एंगेजमेंट्स को खुफिया नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुआहदा नहीं करके आई थी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था। ये बदकिस्मती देखी है इस मुल्क की कि अली मोहम्मद आज उस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं जो बीबी शहीद को कल सिक्योरिटी दे सकती थी। वो खातून जो अमेरिका की नाराजगी मूल लेते हुए आगे प्रोग्राम लेके देती है, जिसका बाप इस मुल्क के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखता है, उसके ऊपर इस तरह के इशारे किनारे में इल्जाम तराशी की जाए, ये मुझे अली मोहम्मद से तवक्को नहीं है। ये गिल साहब करें तो उनका ये फील्ड, उनकी असाइनमेंट। रही बात, मैंने जो बात कही है, जरा गौर करके चेक कर लीजिए, गूगल में अभी जाइए, निकाल लीजिए कि इस तरह के इस्लामी कोई तंजीम है, और अगर कोई तंजीम है तो उसका इजलास हो रहा है, उसके पार्टिसिपेंट्स देख लीजिए, और उसमें कौन लोग जा रहे हैं देख लीजिए। तो इस तरह की नॉन इशू के ऊपर, और वो भी डिपार्टमेंट है, मतलब इल्जाम क्या है? अली मोहम्मद साहब ने तो चले बीबी शहीद पे इशारतन किरायतन इल्जाम लगाया ना कि जी उन्होंने भी किया था और उन्होंने भी राब्ते किए थे और ये किया था। वो राब्ते क्या पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए थे या अमरीत के रास्ते खोलने के लिए? लेकिन बाकी लोगों ने की है, वो तो सीधा इल्जाम है कि जी वो सर्विस पेश करने गए। और ये भी दिलचस्प बात है, डॉक्टर साहब कल के अखबार में बड़ी वाज़ेह हेडलाइन के तौर पे नीचे जो खबर होती है ना फ्रंट पेज पे, तो 3 कालमी या 4 कालमी बड़ी सुर्खी निकाल के मुईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसमें शाह महमूद साहब की एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट मुईद यूसुफ साहब की है, जिसमें वो फरमाते हैं मुईद यूसुफ साहब कि हमसे तो किसी ने अड्डों का मुतालबा ही नहीं किया, अड्डे देने क्या। और यही बात हमारे ब्रेक ले लूं कायरा साहब, ब्रेक ले लूं, ये अच्छा नुक्ता आपने उठाया। एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए ना, एक मिनट ब्रेक बाद में फिर आर्गुमेंट टूट जाएगा। दूसरी, शाह महमूद कुरैशी, इस वक्त सारी डिबेट इस पे है ना, दो मोर और फला मोर, ओके आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अखबार में लिखा है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा लिखा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी उस पर। उन्होंने फरमाया कि ये जो मियां खान साहब ने कहा है कि जी अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात में सर्दमरी ले आए या कमी कर लें, इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि इशारों के नाम में बातें होती हैं, इस तरह डायरेक्ट हम पे कोई बात नहीं हुई। अब मैं और कुछ नहीं कहता, ठीक, तो इस हुकूमत के हम लोगों ने बातें की हैं, इस पे अली मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल ले लें, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दीजिए। एक ब्रेक के बाद इसी हाई दिलचस्प गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन जैसे कि आप देख चुके हैं कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो चुके 10 जुलाई के बाद अमेरिका तशरीफ़ ले जा रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि येलो स्टोन सोसाइटी गालिबन जो है उसने उनको इन्वाइट किया। ये और बात है कि उन्होंने गूगल पर सर्च की तो वाज़े तौर पर कुछ पता नहीं चल सका, कोई उसके हवाले से किसी किस्म की कोई एंट्री न्यूज़ सामने नहीं आ रही। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी हुकूमत ने भी अपनी रिसर्च की होगी, क्योंकि कायरा साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, हमें वैसे इतला नहीं मिल पा रही उसकी कोई ठीक तरह से, लेकिन आपकी हुकूमत की आखिर अंडरस्टैंडिंग है क्या कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो वहां कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? देखिए, ये तो उनकी जमात बेहतर बता सकती है, मुझे तो नहीं पता कोई येलो स्टोन या जो भी पतनी स्टोन है, ठीक है, वो एक एज अ पॉलिटिकल लीडर जाके अगर वहाँ कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि कायरा साहब ने कहा कि भाई हमने कोई इशारों कनायों में, क्या बात हमने इशारों कनायों में की है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये भी हैं, हम भी हैं, इनकी लीडरशिप भी हमारी भी है। माजी में अमेरिकन फैक्टर रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इमरान खान साहब ने आके उसको अक्सर चेंज कर दिया है कि अगर एक आदमी कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या US फैक्टर के बगैर सियासत करना चाहता है
या उसके लाने में उनका कोई किरदार होता तो कभी उनके खिलाफ खान साहब इस तरह बात ना करते। अगर उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है और पाकिस्तान की 40-50 साल की हालिया तारीख में, पूरी में बैक पे नहीं जाता, बस 40-50 साल तारीख में कोई बंदा पैदा हो ही गया है जिसने अवाम के दिलों की तर्जमानी की, उसको एक्नॉलेज करें कि भाई एक आदमी कह रहा है कि नहीं देंगे अड्डे, नहीं काम करेंगे, हम अपना एक अपने मफाद के मुताबिक आपसे दोस्ती का ताल्लुक जरूर रखेंगे। सब की लाइन भी मुझे मिल गई। रीजनल हमारी पॉलिटिक्स है, जो चाइना है, जो रूस के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, उसको और सीपेक के साथ लेके चलेंगे। और इस बात से ये खुद इनकार नहीं कर रहे कि माजी में इस पे ले लूं जरा, अमेरिका में जाके लॉबिंग होती रही है, मैं इस पे ले लूं, तो ये भी इनकार नहीं करते। लेकिन मैं तो आपको कहा कि जब जाएंगे तब वाजे होगा, वहां की मुलाकातों से वाजे होगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ कायरा साहब, गूगल की सर्च से येलोस्टोन का कोई ऐसा इवेंट सामने अलबत्ता नहीं आता, न्यूज आइटम, कोई ऐसा बड़ा सेमिनार या कॉन्फ्रेंस नहीं आती जिसमें थ्रो अप नहीं होती येलोस्टोन के। मैं गुजारिश करता हूँ जरा आप इसको तहकीक कीजिए, आप बड़े अच्छे मुहक्किक हैं और आपको इसका डिटेल मिल जाएगी। जब मैं बात करूँ जिम्मेदारी से का नहीं, मैं वही इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बता दें कि किस नौइयत का इवेंट है ये कोई ग्लोबल लीडरशिप का इवेंट है? ये ग्लोबल लीडरशिप, बहुत सारे मुल्कों के लोग आते हैं, सरबराह हुकूमत आते हैं, सरबराह मुमलिकत आते हैं, इसमें यंग लीडरशिप आती है और बाय इन्विटेशन होता है यार ये। लेकिन मैं इसको एक तरफ रखते हैं, इस पर आप तहकीक कीजिए। दूसरी गुजारिश जो करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप इशारों कनायों में नहीं, अगर हुक्मरान जमात की तरफ से ये हो, वजीर आजम के तर्जुमान ये कहे कि जी वो जा रहे हैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए कि मैं हूं ना, मुझे इसके लिए, तो ये तो इतना घटिया इल्जाम है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन। मुबालगा आराई की उन्होंने, मैंने कहा छोटी सी अर्ज है, बड़ा अच्छा कि आपने वजाहत कर दी, लेकिन मुबालगा राय नहीं, उन्होंने गाली दी है, बुरा, ये इतना गलत तरीका का इल्जाम है। मुबालगा राय और चीज होती है। पर चले, मेरा सवाल सिंपल ये है कि पहली बात, पीपल्स पार्टी शमसी एयर बेस खाली कराने वाली, पीपल्स पार्टी के दौर में नेटो सप्लाईज पे पाबंदी लगी थी, हमारे चौकी पे हमला हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में हॉरेबल एग्जाम्पल बना दिए जाने की धमकियां मिली थी और बन गए थे, नई बात नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये बात कही है, हमें इस बात में खुशी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सपोर्ट करते हैं, एडवाइजर कहते, जब वो कहते हैं बेसिस नहीं दूंगा, आप सपोर्ट करते हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं हमसे तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं, मैं उसको क्या कहूं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हम पे चाइना से ताल्लुक कम करने के लिए कोई डायरेक्ट दबाव नहीं, इशारों के नाम में बातें हुई हैं और ये अखबारों की रिपोर्टिंग है। इसका जवाब तो अली मोहम्मद खान साहब ही दे सकते हैं, इसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब को देना चाहिए। जी देखिए कि क्यों कहा डॉक्टर मोईद यूसुफ ने ऐसे। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए वो मोईद साहब ही बता सकते हैं, मैं तो इमरान खान साहब का, हमारी हुकूमत का तर्जुमान हूं। मोईद साहब ने पत्नी किस तनाज़र में बात की, आप उनसे भी पूछ लें। जो ऑन रिकॉर्ड बात है वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि पाकिस्तान अब किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, एक फोन कॉल पे लेटने वाले ज़माने चले गए, ना यहाँ पे कोई हमारी इजाज़त के बगैर ड्रोन उड़ेगा, ना अटैक होगा और ना कोई हमारा अड्डा जो है किसी को मिलेगा, ना यहाँ रेवन डेविस की कहानी को दोबारा दोहराया जाएगा, ना एबटाबाद ऑपरेशन को दोबारा इस तरह होने दिया जाएगा। एक सॉवरन मुल्क है, चाहे सर चली जाए, इज्जत पे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये आपके भी दिल की आवाज़ है, ये कारा साहब की भी दिल की आवाज़, हम सब की दिल की आवाज़ है। थोड़ा सा ये होता है कि जब एक सियासी मुखालिफ बात कर लेता है तो आप ओपनली उसको ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली यूएस को चाहे वो इनकार किया है और मैं समझता हूँ उसका जो है उसका प्रेशर लाजमन वहाँ फील किया गया होगा। किस मीटिंग में कहा है, किस होदेदार को कहा है, कहाँ कहा है, या सिर्फ अपनी तकरीर में कहा? कारा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने एचबीओ के इंटरव्यू में कहा था, ये ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को खदशा था, प्राइवेटली पता था, उन्होंने प्रीएम्प्टिवली, किसी अमेरिकी मीटिंग में तो नहीं, हाँ उन्होंने प्रीएम्प्टिवली तौर पर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा, अपनी पोजीशन दे दी है। वो नहीं है, हम वो नहीं है। देखिए ना अली मोहम्मद, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके वजीर खारजा कह रहे हैं और आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं और अखबारों में रिपोर्टें तैयार, ये कोई, और आप हुकूमत के तर्जुमान हैं और ये आज कोई अचानक खबर नहीं आई, मैं आपको कोई खुफिया खबर सुना रहा हूँ,
ये कल के अखबार आज की खबर है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन एक है और फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए की पोजीशन डिफरेंट है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उन्होंने वजाहत की है इस बात की। मुझे खुशी है, मेरा वजीर आजम अगर ये कहेगा, इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम जैसे भी हैं, हाँ वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, हम उनके साथ होंगे। हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। वेरी गुड, लेकिन यार बात तो पूरी करो ना। आपके एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। ये खाली यहां से तकरीरों से और इंटरव्यू से आप पाकिस्तानी कौम को तो चकमा दे ले। अब आपके अपने लोग ही अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं मजबूरी से ये बात करूंगा। मेरा दिल तो नहीं करता इस तरह की बातें करने। अली मोहम्मद खान साहब, ये क्विक रिस्पॉन्स पर मुझे खत्म करना है ये सेक्शन। जी, इस पे क्विक रिस्पांस तो मेरा यही है कि मेरे लिए अहम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिसकी हर कीमत चुकाने के लिए भी वो तैयार है। और हमें पता है कि इस तरह का स्टैंड लेके फिर आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन एक मुसलमान जो है इस तरह की चीज़ों से घबराता नहीं है। बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब के या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के, अब उनके बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब से एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल किया। इमरान खान साहब ने इनको वो जवाब दिया कि उनके भी गुमान में नहीं था कि इस तरह अचानक हमें ब्लंटली वज़ीर आज़म इनकार कर देगा। और कौमी असेंबली में आके उस पर मोहर तस्दीक सब की कि नो मोर पाकिस्तान विल नॉट अलाउ इट्स लैंड टू डिस्कशन इस डिबेट के लिए वक्त हुआ है। आपने सुना कैसे बिलावल ज़रदारी भुट्टो के अमेरिका जाने के फैसले के हवाले से एक चहमगोइयाँ हो रही हैं, एक हुकूमत को तशवीश भी हो रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से वजाहत भी हो रही है। अभी हकीकत कुछ क्लियर नहीं कि अगर वो जाएंगे और जा रहे हैं तो किससे उनकी मुलाकातें वहाँ पे होंगी, इसकी कोई सियासी अहमियत है भी कि नहीं है। यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे कि पंजाब के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को चार्टर देने में हुकूमत पंजाब इतनी दुश्वारी का सामना क्यों कर रही है, इतनी रुकावट उसमें क्यों है, इतना डिले क्यों है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है इतनी नाला क्यों नज़र आती हैं। ब्रेक के बाद इसके हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अखबारी इतलात से शायद आपको भी अंदाज़ा हुआ हो कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान एहतजाज कर रही है कि पंजाब में और वफाक दोनों में ही प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने बहुत देर से कई बरसों से चार्टर के लिए अप्लाई कर रखा है, उन्हें चार्टर नहीं मिल रहे और ये प्रोसेस जो है गुज़िश्ता 8 बरस में बहुत ही दुश्वार हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसमें बहुत डिलेज़ हैं। और वो कंपैरिजन देते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ की प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी सेंटर में और परवेज़ इलाही PMLQ की हुकूमत थी पंजाब में, वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त बहुत आसानी से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर मिल जाते थे। वो टेबल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उससे पता चलता है कि 2002 और 2008 के दरमियान 14 यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर मिला, जिसमें लाहौर लीड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकनॉमिक्स है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP है, हजवेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, मेनहाज यूनिवर्सिटी। यानी वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर खासी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और हज़ारों तलबा जो हैं यहाँ से तालीम के ज़रिए इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सब उस दौर में आई। फिर 2008 और 2013 के दरमियान में पंजाब में और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, एक और टेबल है जिससे आपको पता चलता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ को 2008 और 2013 के दरमियान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी जो है चार्टर मिले। और फिर जब और फिर 2018 से 2021 के दरमियान अब तक पंजाब में सिर्फ 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनको चार्टर मिला है। ये एक और टेबल ये भी शो करता है कि वफाक में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त कम अज़ कम 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ को उस वक्त मिला, लेकिन अब वफाक में कोई मज़ीद चार्टर जो हैं वो 2018 के बाद नहीं मिल पा रहे। ये क्या सूरत हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमने बुलाया है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, जो चेयरपर्सन है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के और चेयरमैन हैं सुपीरियर ग्रुप के, वो भी मेरे साथ हैं, और मियाँ इमरान मसूद साहब जो वज़ीर तालीम रह चुके हैं पंजाब के PMLQ की हुकूमत में, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी 2002 और 2008 के दौरान, वो भी मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मियाँ इमरान मसूद साहब, मैंने एक इसका इब्तदाइया तो दिया, मैंने इसका प्रेफेस तो दिया, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, आपने भी सुना। क्या वजह है कि जब आप एजुकेशन मिनिस्टर थे 2002 से 2008 के दरमियान, जब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, PMLQ की हुकूमत थी, तो खासी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों को आप लोगों ने फैसिलिटेट किया, उनको चार्टर मिल सके, और अब उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो इतना स्लो क्यों हो गया, क्या वजह है इसकी?
डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये डिपेंड करता है कि सूबे की लीडरशिप कैसी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपका विजन क्या है, आपने सूबे को किस तरह आगे लेके जाना है। हमारे ज़माने में चौधरी परवेज़ रईस साहब का एक अपना विजन था, एक वे फॉरवर्ड था, और हमारा जो प्रोग्राम था एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम, वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। मुफ्त तालीम का हमने आपको पता ऐलान किया, पंजाब की तारीख में पहली बारी हमने मुफ्त किताबें दी, स्टाइपेंड दिए, ड्रॉप आउट को कम किया, एनरोलमेंट हमने बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने दुरुस्ती की, उस पर हमने पैसे लगाए, टाट से उठा के बच्चे को कुर्सी पे बिठाया। तो ये एक विजन था चौधरी परवेज़ इलाही का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक विजन था कि हमने पंजाब को एजुकेटेड पंजाब बनाना है, तवाना पंजाब बनाना है। हेल्थ में भी यही सूरत हाल थी उस ज़माने में, तो हमने उसको आगे लेकर गए। और आप अंदाज़ा लगाइए 5 साल में 42% से 62% पे शरह ख्वादगी पहुँच गया। ये तो थी स्कूल साइड की बात है। अब आ जाएं आप हायर एजुकेशन पे। देखें, यहाँ पर तो एम्बार्गो लगा हुआ था, ब्यूरोक्रेसी ने जो है बिल्कुल बैन लगाया हुआ था कि किसी प्राइवेट सेक्टर को चार्टर नहीं देना। होता ये था कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल सेक्टर में थे, ऊपर जब कॉलेज में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो चंद स्टूडेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचते थे, इसलिए कि सीटें अवेलेबल ही नहीं थी, चार्टर्स थे ही नहीं, यूनिवर्सिटियां थी ही नहीं, सिर्फ 15 पब्लिक यूनिवर्सिटियां थी उस जमाने में। ठीक है। तो हमने ये प्राइवेट सेक्टर को खोला और यकीन मानिए लेजिस्लेशन हमने की, ज़बरदस्त अंदाज में की, चार्टर्स हमने खोले, प्राइवेट सेक्टर को हमने स्ट्रेंथन किया, उन्हें इंसेंटिव्स दिए, उनको हमने अपना पार्टनर समझा, और आज अल्लाह की मेहरबानी से कम से कम 15-20 साल हो गए, ये चार्टर्स ग्रो कर गए हैं, यूनिवर्सिटियां ग्रो कर गई हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो इसमें पढ़ रहे हैं। ये सारा क्रेडिट जो है उस लीडरशिप को जाता है जिसने एक विजन दिया और जिसने उस पर काम किया। आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अगर आप सही है, लेकिन अभी मौजूदा चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी ठीक, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, चौधरी अब्दुल रहमान साहब को भी इसमें आने दीजिए। चौधरी अब्दुल रहमान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था, आप चेयरपर्सन हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है कि 2002 से 2008 के दरमियान बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर मिला, लेकिन क्या वजह है कि उसके बाद से जो हुकूमतें आई हैं 2008 के बाद से और अब तक तकरीबन 10 बरस गुजर गए, उन्होंने इसमें गुरेज किया है, ये एहतियात की? इसकी वजह ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव का मसला है, या उनको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ठीक काम नहीं कर रही हैं? क्या वजह हो गई है कि हुकूमतें अब आपको चार्टर नहीं दे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने एजुकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने टाइम दिया, और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं रही। हालांकि आप देखिए जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बेस पे तरक्की याफ्ता है। अगर कोई मुल्क एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो ये तरक्की याफ्ता है ही नहीं है। ये नॉलेज इकोनॉमी का दौर है। लेकिन अफसोस, और पिछली हुकूमतों को बुरा भला कहना छोड़ें जी, ठीक है 10-10 साल से लोगों की परेशानियां थी, लेकिन ये हुकूमत तो नौजवान लेके आए थे, यूथ लेके आए थे। लेकिन अफसोस कि पिछले 3 साल से लोग जलील हो रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, और जाहिर है ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंटेरियन का काम क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ऐसे ऐसे कवानीन बनाएं जिससे आसानियां हो। लेकिन अफसोस, मैं अब 3 साल पहले तो मैं कहता था कि शायद ब्यूरोक्रेसी का मसला हो, लेकिन अब मैं हुक्मरानों की भी नाअहली इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है जी कि इनकी प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा। अगर आप देखें तो बांग्लादेश आगे जा चुका है, वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से आगे जा चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई कवानीन पानी नहीं रहे, और अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो उसकी रास्ते में बेशुमार रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ठीक है चौधरी साहब, ये बाज़ अखबारी जो खबरें छप रही हैं अंग्रेजी अखबारात में, उसमें ऐसा भी है कि जो प्राइवेट मेंबर के बिल्स के ज़रिए जब पंजाब असम्बली ने फैसला किया तो हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हैं वो बड़े इस मामले में नाला है, गुस्से में है। वो समझते हैं कि उनकी अथॉरिटी को बाईपास किया गया है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हायर एजुकेशन के भी खुश नहीं है। गालिबन उनकी बात से ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कोई शायद उनकी उनके कोई रिजर्वेशंस हैं, वो क्या मसला मसाइल है जिसकी वजह से? डॉक्टर साहब 10-10 साल से लोग यहाँ जलील हो रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्रामों की अप्रूवल के लिए। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि 3 साल पहले अगर किसी ने फैकल्टी, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी कर एप्लीकेशन अप्रूवल की डाली हुई है और 3 साल तक आप उसकी अप्रूवल ही ना दें, तो 3 साल बाद उस कोर्स की क्या वो वैल्यू रहेगी? यही यूनिवर्सिटियों का हाल है। 10-10 साल से हायर एजुकेशन कमीशन ने अप्रूवल दी हुई है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने अप्रूवल दी हुई है, और इसके अलावा एक्रीडेशन कमेटी की अप्रूवल है। फैकल्टी लोग रख कर सैलरियां दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया हुआ और लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी है,
सिर्फ एक HED ने फाइल मूव करनी है लेजिस्लेशन के लिए। अगर वो लेजिस्लेशन के लिए फाइल मूव ना करे और प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए असेंबली अपना काम करना चाहे, जो उसका काम है, और ये उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, तो कितने शर्म की बात है। इसका मतलब है ये हमारे से दुश्मनी नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। वो मुल्क आगे जा ही नहीं सकता जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इनको समझ नहीं है। अगर अमेरिका आ गया तो हार्वर्ड और MIT की, वैसे ये सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है ना। अगर आप देखें पाकिस्तान में देखें तो आगा खान यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लम्स प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो पब्लिक कर रही होती है। पब्लिक अपने बच्चे को कभी वहाँ पे, आम आदमी वहाँ भेजेगा ही नहीं जिसकी रेपुटेशन नहीं अच्छी। रेपुटेशन अच्छी है तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है ना, अगर रेपुटेशन अच्छी ना हो तो प्राइवेट सेक्टर कैसे ग्रो करे। तो मुझे तो अफसोस है, मैं बल्कि मुबारकबाद देना चाहूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा परवेज इलाही साहब का या चौधरी सरवर साहब का। ये वो लोग हैं जो तालीम की पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ब्यूरोक्रेसी और चंद ऐसे हमारे दोस्त जो पता नहीं क्यों पाकिस्तान से दुश्मनी करते हुए एजुकेशन को आगे की तरफ से पीछे, आगे की बजाय पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप इस बात से सीरियसनेस का अंदाजा करें कि पिछले 3 साल में कोई 14 सेक्रेटरी एजुकेशन बदल चुके हैं। तो जहाँ 14 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बदल चुकी हों, वहाँ पर एजुकेशन की कौन सी पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है, और ये तो बताएं कि किस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या नहीं पूरी। अगर एक यूनिवर्सिटी की लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी है, फैकल्टी की रिक्वायरमेंट पूरी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी है, तो ये रोकने वाले हैं कौन? अच्छा, इमरान मसूद साहब, चूंकि आप वजीर तालीम रह चुके हैं और जब आप वजीर तालीम थे तो बहुत तेज़ी से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर मिले, आपको क्या समझ आता है कि इस वक्त हुकूमत के तरीक़ाकार में, प्रोसेस और प्रोसीजर में ऐसी क्या ख़राबी है, क्या खला है, क्या डेफिसिट है जिसकी वजह से ये दुश्वारी पेश आ रही है यूनिवर्सिटीज़ के इजरा में? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी यहाँ पर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो हकीकत पे बेस्ड करता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए ये सारा डिपेंड करता है नीयत पे, व्हाट आपकी इंटेंशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी कमिटमेंट क्या है। भाई वजीर तालीम जो इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट का, क्या मजाल है किसी सरकारी बंदे की कि वो डिले करे? आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि फाइल जो है किसी के दफ्तर में रुक जाए। यहाँ ये डिपेंड करता है कि कितनी ग्रिप है उस वजीर की। अगर वजीर इंटरेस्टेड नहीं है चार्टर देने में तो कोई फाइल जो है वो नहीं निकलेगी। हमने बार बार राजा यासिर से कहा, भाई तुम हमारे कॉलीग हो, हम तुम्हारे अलाइड पार्टनर्स भी हैं, हुकूमत में हम दोनों हैं यहाँ पर, तो भाई आप मेहरबानी करें, आप चार्टर्स को प्रोसेस करवाएं और जल्दी करें, डिलेज को खत्म होना चाहिए। यकीन मानिए डॉक्टर साहब के लोग इन डिलेज की वजह से कोर्ट में चले गए। क्या मौकफ है? और कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इनका मौकफ ये है कि बस फाइल नहीं निकालनी, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अगर मैंने MA अंग्रेजी शुरू करनी है, अपने यूनिवर्सिटी में करनी है, कोई प्रोग्राम शुरू करना है, मैं उसकी दरख्वास्त दूंगा, एक चेक लिस्ट है, एक प्रोसेस है, वो अप्रूवल होता है, एक्रेडिटेशन कमेटी आती है, विजिट होता है, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो फाइल जो है वो 5 दफ्तरों में जाके फंस जाती है। PHEC से निकलती है, HED में जाती है, HED से निकलती है, CM ऑफिस में जाती है, CM से निकलती है, लॉ डिपार्टमेंट में जाती है, वहां से निकल के वापस आती है, वहां से गवर्नर हाउस में जाती है, पेटेंट का अप्रूवल चाहिए। ये सारा प्रोसेस एक MA का प्रोग्राम शुरू करने के लिए 4-4 साल लग जाते हैं। तो लिहाजा प्रॉब्लम ये है कि किसी को कोई परवाह कोई नहीं है, बिकॉज कमिटमेंट नहीं है, तो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में अभी हालिया ही पेशियों में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने वो धुलाई की है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। 1 लाख रुपया सेक्रेटरी एजुकेशन को जुर्माना किया, 1 लाख रुपया PHEC को जुर्माना किया, और 3 सफ़ों की जजमेंट वहां पे दी। इतनी सुबकी हुई है यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उन्होंने हर पहलू पर, ये जो डिलेज आते थे, हर पहलू पर जजमेंट दी, पूरे पैरास दिए, और दूध का दूध और पानी का पानी कर दी। यकीन मानिए, क्योंकि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोग कोर्ट में चले गए। जो डिमांड हमारी थी वो हमें महकमा तालीम में दी। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, चार्टर्स की वजह से लोग फिर क्या गए, प्राइवेट मेंबर्स डे पे चार्टर्स पास हो गए। मैं सल्यूट करता हूं चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। उन्होंने कानून और कायदे को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट मेंबर डे पे लोगों ने बिल पेश किए और वहां पर चार्टर पास हो गए।
एक ऑफिशियल बिल होता है, एक नॉन ऑफिशियल बिल होता है। नॉन ऑफिशियल बिल जो प्राइवेट मेंबर ड्रे पर जो है वो पेश किया जाता है। आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरा मुझे चौधरी अब्दुल रहमान साहब को इसमें लाने दीजिए। चौधरी अब्दुल रहमान साहब, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मौकफ तो इसमें आ गया, लेकिन हुकूमत का नहीं आ सका, हम उनको ले नहीं सके, हमने कोशिश भी की। तो हमारी अगर ये कोशिश होगी कि हम उनको भी लें ताकि आपका मौकफ भी आए, उनका भी मौकफ आए, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आपको इतनी दुश्वारी और दिक्कत का सामना है। तो आप हमें दोबारा जी। पिछले 1.5 साल से हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी एक बना रखी थी, जिसमें यही था कि बैठ के डायलॉग करें, वन विंडो ऑपरेशन के तहत जितने मसाइल हैं उन मसाइल को दूर करें, और ये जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं इनको हम मतलब इनको जल्द से जल्द निपटाएं। लेकिन अफसोस कि वो 1.5 साल बातें खेल रहे हैं और आप हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के मिनट। अच्छा, वक्त मेरा खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको दोबारा हम लेकर आएं और साथ हम हायर एजुकेशन कमीशन के मिनिस्टर को या हायर एजुकेशन कमीशन को भी ला सकें, ताकि दोनों तरफ से डिबेट से आपके मसला के हल में ज़्यादा बेहतर तौर पर रहनुमाई जो है वो हो सके। आज नाज़रीन इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।